एक भरा हुआ जहाज जिसमें बहुत सारे प्रवासी लोग सवार थे अटलांटिक महासागर के बीच अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 4 महीने बाद वही जहाज अचानक फिर से समुद्र की सतह पर दिखाई देता है और एक दूसरी प्रवासी जहाज बेलारूस को मदद के लिए संदेश भेजता है। संदेश मिलते ही उस जहाज का कप्तान तुरंत अपना रास्ता बदल देता है और दिए गए स्थान की ओर बढ़ता है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो जहाज के अंदर उन्हें एक छोटा लड़का मिलता है जिसके हाथ में एक रहस्यमयी पिरामिड होता है। कहानी शुरू होती है सन 1899 17 अप्रैल से। प्रोमीथियस नाम का एक जहाज जो प्रवासियों से भरा हुआ था अटलांटिक महासागर में सफर कर रहा था। अचानक उसका जमीन से संपर्क टूट जाता है और वो ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चलता। 4 महीने बाद जब लोग इस घटना को लगभग भूल चुके होते हैं तभी एक और जहाज बेलारूस जो लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा होता है उसी समुद्र के इलाके से गुजरता है जहाँ प्रोमीथियस गायब हुआ था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यही फैसला उनके लिए एक भयानक मुसीबत बन जाएगा। उस समय समाज में अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा फर्क था। गरीब लोग नीचे के हिस्से में भट्टी बॉयलर रूम में कड़ी मेहनत करके ही टिकट जुटा पाते थे, जबकि अमीर लोग आराम से ऊपर के आलीशान रेस्टोरेंट में बैठकर स्वादिष्ट खाना खाते थे। कुछ लोग इंग्लैंड के शाही परिवार से थे तो कुछ लोग अपनी असली पहचान छुपाकर जी रहे थे, जैसे एक विदेशी औरत जो खुद को जापानी गायिका बनाकर पेश कर रही थी। लेकिन उन सब में एक बात समान थी, हर कोई जल्दी से अमेरिका पहुंचकर नई जिंदगी और पहचान पाना चाहता था। हर इंसान के पास कोई न कोई राज छुपा हुआ था। एक दिन जब सब अमीर लोग आराम से खाना खा रहे थे और अमेरिका के सपने देख रहे थे तभी अचानक एक गरीब आदमी उस रेस्टोरेंट में घुस आता है। वो बहुत विनम्रता से पूछता है कि क्या यहाँ कोई डॉक्टर है, क्योंकि उसकी बहन जो 7 महीने की गर्भवती है अचानक बहुत दर्द में है और उसकी हालत गंभीर हो गई है। वो आदमी सबके सामने घुटनों पर बैठकर मदद की भीख मांगता है, लेकिन वहाँ मौजूद अमीर लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। उन्हें एक गरीब इंसान की जान की कोई परवाह नहीं होती। ये सब देखकर मोरा नाम की एक महिला उसके पीछे चली जाती है ताकि देख सके कि आखिर मामला क्या है। नीचे पहुंचने पर वो देखती है कि एक गर्भवती महिला दर्द से तड़प रही है। मोरा एक गिलास की मदद से जांच करती है और समझ जाती है कि बच्चे की नाल उसके गले में उलझ गई है। वो कहती है कि वो अपने तरीके से बच्चे की स्थिति बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन इसके लिए महिला को थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। एक छोटी लड़की सबको ये बात समझाती है। फिर सबकी आंखों के सामने मोरा अपने हाथों से बच्चे की स्थिति बदल देती है और धीरे धीरे उस महिला का दर्द कम हो जाता है। जिस आदमी ने मदद मांगी थी वो मोरा का धन्यवाद करता है। जब मोरा हाथ धोकर जाने लगती है तभी वही छोटी लड़की उसके पास आकर कहती है कि वो भी बड़ी होकर मोरा जैसी डॉक्टर बनना चाहती है। फिर वो पूछती है क्या मोरा के अपने बच्चे हैं। ये सुनते ही मोरा के दिमाग में अचानक कुछ अजीब यादें चमकने लगती हैं। वो घबरा जाती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। इसी बीच जहाज के कप्तान को एक अजीब सा मदद का संकेत मिलता है। उसमें दिए गए स्थान के अनुसार वो जगह उनसे करीब 7 घंटे की दूरी पर होती है। कप्तान सोचता है क्या ये वही जहाज हो सकता है जो 4 महीने पहले गायब हुआ था, क्योंकि दोनों जहाज एक ही कंपनी के हैं। कप्तान फैसला करता है कि उन्हें वहां जाकर जांच करनी चाहिए। जैसे ही जहाज अपना रास्ता बदलता है सवार लोगों को दिशा बदलने का एहसास हो जाता है और कई लोगों के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। उन्हें लगता है कि जहाज वापस लौट रहा है। ऐसा लगता है कि हर कोई किसी न किसी चीज से भाग रहा है। मोरा भी कप्तान के पास जाती है और उससे सीधे सवाल करती है। तब कप्तान उसे प्रोमीथियस जहाज के गायब होने की पूरी कहानी बताता है और कहता है कि जो सिग्नल अभी मिला है बहुत मुमकिन है कि वही जहाज भेज रहा हो। मोरा कप्तान से पूछती है क्या उस जहाज पर अभी भी कोई जिंदा हो सकता है। कप्तान कहता है कि संभावना बहुत कम है, लेकिन जब सिग्नल मिला है तो हो सकता है कुछ लोग अब भी जिंदा हों। मोरा वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही कप्तान अपनी दराज से एक अजीब सा लिफाफा निकालता है। उस पर कुछ रहस्यमयी निशान बने होते हैं और भेजने वाले का नाम होता है एक्ट। पीछे एक लाइन लिखी होती है जो खो गया है वो एक दिन जरूर मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद कप्तान फर्स्ट क्लास के सभी लोगों को इकट्ठा करता है। वो बताता है कि वो लोग उस गायब जहाज की तरफ जा रहे हैं, इसलिए सबको ये जानना जरूरी है। कुछ लोग इस फैसले से खुश नहीं होते, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। कप्तान के हिसाब से प्रोमीथियस जहाज पर 1423 लोग सवार थे। अगर सिग्नल मिला है तो इसका मतलब है कि उनमें से कुछ लोग अभी भी जिंदा हो सकते हैं और उन्हें बचाना जरूरी है। इसी के साथ जहाज की रफ्तार बढ़ा दी जाती है और कुछ घंटों बाद दूर समंदर में एक जहाज दिखाई देता है। वो सच में प्रोमीथियस ही होता है। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी उठती है और उस सुनसान जहाज को देखकर सबके दिल में अजीब सा डर बैठ जाता है। कप्तान का सहायक उसे वापस लौटने की सलाह देता है। वो कहता है कि कंपनी को लोकेशन भेज देते हैं, वही लोग आकर संभाल लेंगे, लेकिन कप्तान मानने से इनकार कर देता है। वो फैसला करता है कि कुछ लोग पहले वहां जाकर खुद हालात देखेंगे। मोरा तुरंत आगे आती है और कहती है कि वो भी साथ जाएगी क्योंकि वो डॉक्टर है और जरूरत पड़ सकती है। सावधानी के लिए कप्तान एक पादरी रामिरो को भी साथ ले जाता है क्योंकि समुद्र में भूतिया जहाजों की कहानियां हमेशा से सुनने को मिलती रही हैं। फिर सब लोग एक छोटी नाव में बैठकर प्रोमीथियस के पास पहुंचते
करते हैं। अजीब बात ये होती है कि कप्तान जोर जोर से आवाज लगाता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। पूरा जहाज इतना शांत होता है कि डर और भी बढ़ जाता है। आखिर सच्चाई जानने के लिए सब लोग सीढ़ी के सहारे जहाज पर चढ़ जाते हैं। अंदर पहुंचते ही वो देखते हैं कि हर जगह टूट फूट और बर्बादी फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ बहुत समय से कोई जिंदा ही नहीं है। धीरे धीरे डर सबके दिल में घर करने लगता है। तभी खोजबीन करते हुए कप्तान के पैर के पास एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है। वो उसे उठाकर ध्यान से देखता है। उस पर कुछ अजीब निशान बने होते हैं। उसे देखकर कप्तान को जैसे कुछ याद आ जाता है और वो तुरंत उसे छुपा लेता है। मोरा उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। इसके बाद सब लोग कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं और वहाँ जो देखते हैं उससे सब हैरान रह जाते हैं। जिस मशीन से सिग्नल भेजा जाता है वो तो बहुत पहले से खराब पड़ी है। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर मशीन खराब है तो सिग्नल आया कैसे? क्या ये किसी मरे हुए इंसान की आत्मा का काम है? सबके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। तभी अचानक दूर से एक आदमी उनके जहाज केरबेरोस से चढ़कर यहाँ आ जाता है। इसी बीच मोरा की नजर नीचे पड़ती है। वहाँ एक हरे सुनहरे रंग का अजीब सा कीड़ा रेंग रहा होता है। उसे देखकर मोरा को अपनी पुरानी धुंधली यादें याद आने लगती हैं और वो अनजाने में उस कीड़े के पीछे पीछे चल पड़ती है। कीड़ा उसे एक बंद अलमारी तक ले जाता है जिसका दरवाजा लोहे की छड़ से अटका हुआ होता है। मोरा हैरान होती है। तभी अंदर से जोर जोर की दस्तक की आवाज आती है। ये सुनते ही सब लोग डर जाते हैं। किसी को नहीं पता कि अंदर क्या बंद है। ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं लेकिन मोरा थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ती है। वो कप्तान की तरफ देखती है जिसके हाथ में बंदूक होती है। इशारा करती है कि अगर अंदर कुछ खतरनाक निकले तो वो गोली चला दे। फिर हिम्मत करके वो दरवाजा खोलती है लेकिन अंदर जो होता है वो देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अंदर कोई डरावनी चीज नहीं बल्कि एक बिल्कुल साफ सुथरा छोटा लड़का खड़ा होता है। वो चुपचाप बाहर आता है और सीधे मोरा के पास आकर रुक जाता है। फिर वो अपनी जेब से एक अजीब सा काला त्रिकोण पिरामिड निकालता है और मोरा को दे देता है। ये सब इतना अजीब और रहस्यमय होता है कि कोई समझ ही नहीं पाता ये लड़का आखिर है कौन। मोरा उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता, जैसे कि वो गूंगा हो। एक डॉक्टर होने के नाते मोरा उसके दिमाग की जांच करने के लिए आगे बढ़ती है। मोरा जब उस लड़के की जांच करने लगती है तो उसे अचानक उसकी गर्दन के पीछे एक अजीब सा निशान दिखाई देता है। ये निशान बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसने पहले कहीं देखा हो। इसी बीच कप्तान जब वापस अपने जहाज पर लौटा है तो उसे एक और डरावनी खबर मिलती है। पूरे जहाज के सारे कंपास अचानक एक ही रात में काम करना बंद कर देते हैं। वो अपना खुद का कंपास निकाल कर देखता है लेकिन वो भी दिशा बताने में पूरी तरह फेल हो चुका होता है। इतने बड़े लोहे के जहाज जिसका वजन करीब 45,000 टन है, उसे देखकर कप्तान के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। दूसरी तरफ मोरा जब अपने कमरे में लौटती है तो देखती है कि दरवाजे के पास एक अनजान आदमी खड़ा है। वो आदमी कहता है कि वो बस ऐसे ही आया था क्योंकि उसे अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी थीं। फिर वो अपना नाम बताता है, डैनियल, और कहता है कि वो बगल वाले कमरे में रहता है। मोरा उसे देखकर अजीब सा महसूस करती है जैसे वो उसे पहले से जानती हो लेकिन याद नहीं आ रहा होता। डैनियल ज्यादा कुछ कहे बिना अपने कमरे में चला जाता है लेकिन अंदर जाते ही वो एक फोटो निकालता है और उस फोटो में साफ साफ मोरा की तस्वीर होती है। दूसरी ओर कप्तान प्रोमीथियस जहाज से लौटने के बाद से ही बेचैन रहने लगा है। असल में जो कपड़े का टुकड़ा उसे वहाँ मिला था वो उसकी मरी हुई बेटी का था और अब तो उसे अपनी बेटी की आवाज भी जहाज के गलियारों में सुनाई देने लगती है। वो समझ नहीं पाता कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक उसे दूर एक छोटी लड़की दिखाई देती है और ध्यान से देखने पर वो चौंक जाता है। वो लड़की उसकी अपनी बेटी ही होती है। कप्तान तुरंत उसके पीछे भागता है लेकिन एक पल में वो गायब हो जाती है। क्या ये सिर्फ उसका वहम है? तभी पास का एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर से उसकी बेटी की गाने की आवाज आती है। कप्तान बिना सोचे अंदर चला जाता है और अचानक वो खुद को अपने पुराने घर में पाता है। वही घर जहाँ सालों पहले आग लगने से उसकी पत्नी और बच्चे मर गए थे। कप्तान जानता है कि ये सब शायद एक भ्रम है लेकिन फिर भी वो अपने आंसू नहीं रोक पाता। वो अपनी बड़ी बेटी को गले लगाता है लेकिन अगले ही पल अचानक आग की लपटें चारों तरफ फैल जाती हैं। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो सब कुछ जलकर खंडहर बन चुका होता है। उसी समय उसे एक हरा कीड़ा दिखाई देता है। वो धीरे धीरे उसके पीछे चलता है। कीड़ा रेंगते हुए एक फायर प्लेस के अंदर चला जाता है और जब वो दूसरी तरफ निकलता है तो कप्तान खुद को फिर से जहाज के कमरे में पाता है। अब सवाल ये है, जो कुछ अभी हुआ वो सच था या सिर्फ एक सपना? और उस कमरे में ये अजीब गुप्त रास्ता आखिर आया कहाँ से? इसी दौरान एक छोटी लड़की जो अपने खिलौने के साथ खेल रही होती है उसे वही हरा कीड़ा दिखाई देता है। वो झुककर उसे ध्यान से देखने की कोशिश करती है लेकिन कीड़ा अचानक भाग जाता है। लड़की बिना सोचे उसके पीछे दौड़ पड़ती है और उसे फॉलो करते करते जहाज के डेक तक पहुंच जाती है। तभी अचानक एक आदमी उसके सामने आ जाता है। वो झुककर उस कीड़े को अपने हाथ में उठा लेता है। कुछ समय बाद कप्तान फिर से सभी लोगों को इकट्ठा करता है। इस बार वो एक बड़ा फैसला लेता है। वो प्रोमीथियस जहाज को साथ लेकर इंग्लैंड वापस जाएगा। जैसे ही वो ये बात कहता है सभी लोग जोर जोर से विरोध करने लगते हैं लेकिन कप्तान किसी की नहीं सुनता। वो हर हाल में ये जानना चाहता है कि उस जहाज के साथ असल में क्या हुआ था। फिर केरबेरोस जहाज प्रोमीथियस को खींच
खींचते हुए वापस जाने लगता है। तभी अचानक जहाज पर मौजूद लोगों की नजर एक छोटी लड़की पर पड़ती है। वो डेक पर बेहोश पड़ी होती है, जैसे उसकी जान खतरे में हो। ये देखकर कप्तान प्रोमीथियस की तरफ देखता है। क्या कोई अनदेखी ताकत उसे चेतावनी दे रही है? डॉक्टर जब उस लड़की की जांच करता है तो हैरानी की बात ये होती है कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं होती, न कोई निशान, न कोई खरोंच, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी बिल्कुल सही होती हैं। डॉक्टर की जांच के बाद ये साफ हो जाता है कि उस लड़की को न कोई जहर दिया गया था और कुछ दिन पहले तक वो बिल्कुल स्वस्थ भी थी। मोरा भी यही कहती है कि कुछ दिन पहले तक उसकी हालत बिल्कुल ठीक थी, तो फिर अचानक उसकी मौत कैसे हो गई? कप्तान अपने लोगों से कहता है कि अभी ये बात किसी को नहीं बताई जाएगी। उसी समय अचानक जहाज की रफ्तार कम हो जाती है। जब सब लोग डेक पर जाते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ घना कोहरा छा चुका है। ऊपर से कंपास भी काम नहीं कर रहा। अब वो लोग पूरी तरह रास्ता भटक चुके होते हैं। एक के बाद एक अजीब घटनाएं हो रही थीं। कप्तान मोरा को अपने केबिन में बुलाता है क्योंकि उसे उससे कुछ जरूरी बातें पूछनी होती हैं। लेकिन जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, बाहर खड़े कुछ लोग कप्तान के फैसले पर सवाल उठाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कप्तान की जिद की वजह से ही सब इस मुसीबत में फंसे हैं। इधर केबिन में कप्तान मोरा को वो कपड़े का टुकड़ा दिखाता है और बताता है कि ये उसकी बेटी के कपड़ों का हिस्सा है। वो कहता है कि ये डिजाइन उसकी पत्नी ने अपने हाथों से बनाया था। लेकिन हैरानी की बात ये है कि उसकी पत्नी और बच्चे 2 साल पहले घर में लगी आग में मर चुके हैं। तो फिर ये चीज उस जहाज पर कैसे पहुंची? कप्तान ये भी बताता है कि उसे हाल ही में ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो असल में हैं ही नहीं। सब कुछ बहुत अजीब और समझ से परे है। मोरा उसकी बात सुनकर कहती है कि शायद ये सब मानसिक दबाव की वजह से हो रहा है, यानी उसे भ्रम हो रहे हैं। लेकिन कप्तान उसे यकीन दिलाने के लिए बिस्तर के नीचे का ढक्कन हटाता है और दिखाता है कि वहाँ एक गुप्त रास्ता है। वो कहता है कि उसे इस जहाज का हर कोना पता है और यहाँ पहले कभी ऐसा रास्ता नहीं था। इससे उसे शक होता है कि ये सब जहाज की कंपनी का कोई खेल है। शायद प्रोमीथियस ने कुछ ऐसा खोज लिया था जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हुआ। अब कप्तान उस जहाज की लॉग बुक ढूंढना चाहता है क्योंकि उसमें शायद सारे जवाब छुपे हो सकते हैं। मोरा भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों एक छोटी नाव में बैठकर फिर से प्रोमीथियस की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उनके पीछे क्या चल रहा है। इधर जहाज पर कप्तान के कुछ लोग मिलकर एक साजिश रच रहे होते हैं। दूसरा अफसर, जिसे सब दाढ़ी वाला कहते हैं, कप्तान के आदेश को मानने से इनकार कर देता है। वो नीचे गरीब लोगों के हिस्से में जाता है और उस गर्भवती महिला को ढूंढता है। असल में जो लड़की मरी थी वो उसकी अपनी बहन थी। अब उसका मकसद साफ हो जाता है। जब सब लोग वापस नहीं जाना चाहते और कप्तान अपनी मर्जी चला रहा है तो वो सोचता है कि अगर वो बाकी लोगों को अपने साथ मिला ले तो कप्तान की ताकत छीन सकता है और धीरे धीरे लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ने लगता है। उधर प्रोमीथियस पर कप्तान और मोरा बॉयलर के पास एक अजीब मशीन देखते हैं। ये मशीन भाप का दबाव नापकर सिग्नल भेजने के काम आती है, लेकिन कप्तान कहता है कि उसके जहाज पर यह मशीन कभी काम नहीं करती थी। इससे शक होता है कि शायद कंपनी ने इसे किसी और मकसद से लगाया था। क्या गायब हुए लोगों का इससे कोई संबंध है? तभी मोरा बॉयलर को देकर कुछ सोचने लगती है और उसे खोलकर अंदर देखने की कोशिश करती है। कप्तान पूछता है, क्या उसे लगता है कि किसी ने यहाँ लाशें जला दी हैं? मोरा कहती है, अगर अंदर से छोटे छोटे दांत या हड्डियों के टुकड़े मिल जाए तो सच्चाई पता चल सकती है। दोनों अंदर देखने लगते हैं और तभी कप्तान को वहाँ से एक किताब मिलती है। वो निकाल कर देखता है। ये प्रोमीथियस जहाज के यात्रियों की सूची होती है, लेकिन जैसे ही वो एक खास नाम देखता है वो बुरी तरह चौंक जाता है। वो तुरंत उस किताब को छुपा लेता है ताकि मोरा को पता न चले। मोरा उसके चेहरे के भाव देखकर पूछती है, क्या कुछ मिला? लेकिन कप्तान झूठ बोल देता है और कहता है कि उन्हें अब वापस चलना चाहिए। दूसरी तरफ दाढ़ी वाला अफसर जहाज के गलियारे में 3 और लाशें देखता है। जब से कप्तान ने वापस जाने का फैसला लिया है तब से एक के बाद एक लोग मरते जा रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि सबकी मौत का तरीका बिल्कुल उसी लड़की जैसा है। अब उसे यकीन हो जाता है कि कप्तान कुछ खतरनाक चीज अपने साथ ले आया है। वो तुरंत मुख्य अफसर के पास जाता है और कहता है कि अब वक्त नहीं है, उसे जहाज की कमान संभाल लेनी चाहिए। साथ ही वो ये भी कहता है कि प्रोमीथियस जहाज को डुबा देना चाहिए, लेकिन मुख्य अफसर हिचकिचाता है और कहता है कि वो कप्तान के लौटने का इंतजार करेगा। अब दाढ़ी वाला किसी और पर भरोसा नहीं करता, वो खुद ही कदम उठाने का फैसला करता है। दाढ़ी वाला अफसर अब नीचे के लोगों को भड़काने लगता है। वो उन्हें कप्तान के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाता है। वैसे भी ये लोग पहले से ही वापस जाने के खिलाफ थे। ऊपर से लगातार हो रही मौतों ने सबके अंदर गुस्सा भर दिया था। कुछ ही समय में सभी लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं और अब जहाज पर बगावत होने वाली होती है। उधर कप्तान को इस सब की कोई खबर नहीं होती। वो फिर से उस यात्री सूची को निकाल कर देख रहा होता है। इस बार उसकी हैरानी की वजह साफ होती है। उसे उस लिस्ट में मोरा का नाम दिखाई देता है, यानी मोरा का नाम उसी जहाज प्रोमीथियस के यात्रियों में दर्ज है। अब सवाल ये उठता है, क्या मोरा की खोई हुई यादों का इस जहाज से कोई संबंध है? इसी दौरान जब मोरा समंदर की तरफ खोई हुई सी देख रही होती है तभी डैनियल उसके पास आता है। वो उसे बताता है कि जहाज पर बगावत शुरू हो चुकी है और उसे तुरंत अपने कमरे में लौट जाना चाहिए, नहीं तो वो भी खतरे में पड़ सकती है। उसी वक्त दाढ़ी वाला अफसर
अफसर और उसके लोग गुस्से में कप्तान की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो मोरा को कुछ नहीं कहते और मोरा भी जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागती है। उसे डर होता है कि अगर कप्तान के साथ कुछ हुआ तो उसके कमरे में मौजूद वो छोटा लड़का भी खतरे में पड़ सकता है। कुछ ही देर में वो लोग कप्तान के कमरे में घुस जाते हैं और जो भी उनका साथ नहीं देता उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ तक कि मुख्य अफसर को भी। कप्तान कुछ समझ ही नहीं पाता और देखते ही देखते पूरा जहाज उनके कब्जे में चला जाता है। लेकिन क्या सच में अब सब उनके हाथ में है? इसी बीच डैनियल एक अजीब सा उपकरण निकालता है और उस पर कुछ सेटिंग्स बदलता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, दूर खड़े प्रोमीथियस जहाज के अंदर की मशीनें अपने आप चलने लगती हैं और अचानक करीब 45,000 टन वजन वाला वो विशाल जहाज हवा में गायब हो जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि केरबेरोस पर मौजूद किसी को इसका पता भी नहीं चलता। उधर दाढ़ी वाले अफसर के नेतृत्व में वो लोग कप्तान को बंदी बना लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद जहाज पर अजीब मौतों का सिलसिला रुकता नहीं। लोग एक एक करके मरते जा रहे हैं और हर किसी की मौत बिल्कुल एक जैसी, बिना किसी बाहरी चोट के। तभी अचानक लोगों को पता चलता है कि प्रोमीथियस जहाज गायब हो चुका है। सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर कोई कंपास देखकर एक और चौंकाने वाली बात बताता है। शायद गायब प्रोमीथियस नहीं हुआ है, बल्कि गायब तो उनका अपना जहाज केरबेरोस हुआ है, क्योंकि जहाज की दिशा बदल चुकी है और वो अब उसी जगह पर पहुंच चुका है जहां से 3 दिन पहले उन्होंने सफर शुरू किया था। यानी वो लोग अचानक समय में पीछे लौट आए हैं। क्या अब सब कुछ फिर से दोहराया जाएगा? दाढ़ी वाला अफसर तुरंत फैसला करता है। वो दिशा बदलकर पूरी रफ्तार से न्यूयॉर्क जाएगा। अब वही इस जहाज का सबसे बड़ा अधिकारी है और बाकी सबको उसकी बात माननी पड़ती है। लेकिन जहाज पर हो रही रहस्यमयी मौतों से लोग डर चुके होते हैं। कुछ लोग मुख्य अफसर से सवाल करते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तब वो सच बताता है कि कप्तान प्रोमीथियस से एक छोटा लड़का लेकर आया था और उसके आने के बाद ही ये मौतें शुरू हुई हैं। अब कुछ लोग मान लेते हैं कि वही लड़का कोई शैतानी शक्ति है और वो उसे ढूंढकर खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद लोग फर्स्ट क्लास में घुसकर हर जगह उस लड़के को ढूंढने लगते हैं। पूरा जहाज अफरा तफरी में बदल जाता है। इसी बीच कप्तान और उसके साथ खड़े पादरी रामिरो एक वेंटिलेशन रास्ता खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। दोनों उस तंग रास्ते से निकलकर बाहर आते हैं। कप्तान पास में एक हथौड़ा ढूंढता है और पादरी से कहता है कि वो उसकी हथकड़ी तोड़ दे। जैसे ही पादरी ऐसा करने वाला होता है, तभी एक आदमी और एक औरत वहाँ आ जाते हैं। वो आदमी कहता है कि वो उनकी मदद करेगा और अपनी जेब से एक लोहे की कील निकालता है। फिर वो आगे बढ़कर उस कील को हथकड़ी के जोड़ में फंसा देता है। वो आदमी पादरी को इशारा करता है कि बस उस जोड़ पर चोट मारो और जैसे ही पादरी 2 जोरदार वार करता है, कप्तान की हथकड़ी टूट कर गिर जाती है। आजाद होते ही कप्तान कहता है कि वो एक लाइफ बोट लेकर प्रोमीथियस जहाज पर जाएगा और वहाँ का टेलीग्राफ ठीक करके कंपनी को मदद का संदेश भेजेगा। शायद वो अब उन बागी लोगों के साथ नहीं रहना चाहता था। उधर जैसे किसी खतरे का एहसास हो गया हो, वो छोटा लड़का मोरा को अपने साथ ले जाता है। वो दोनों एक हरे कीड़े के पीछे पीछे चलते हैं और रास्ते में खोज रहे लोगों से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। जब कीड़ा एक कमरे के अंदर चला जाता है तो मोरा और लड़का भी उसके पीछे अंदर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि एक नौजवान उन्हें चुपके से देख रहा है। अंदर जाते ही मोरा कप्तान और बाकी लोगों को देखती है। वो तुरंत उसके पास जाती है और कहती है कि वो उसे ढूंढ रही थी, लेकिन कप्तान उसे रोककर सवाल पूछता है उसे प्रोमीथियस के बारे में कितना पता है। दरअसल कप्तान अब उस लिस्ट के बारे में सच जानना चाहता था। मोरा कुछ कह पाती उससे पहले ही छोटा लड़का उसके सामने खड़ा हो जाता है, जैसे उसे बचा रहा हो। तभी उस नौजवान की बताई हुई जगह पर दाढ़ी वाला अफसर अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है। कप्तान उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन दाढ़ी वाला गुस्से में उसे पीछे हटने को कहता है। वो चिल्लाकर कहता है कि अब बहुत लोग मर चुके हैं और इस शैतानी लड़के को खत्म करना जरूरी है। लेकिन तभी सबको हैरानी होती है। वो छोटा लड़का खुद ही आगे बढ़ जाता है, जैसे वो खुद को बलिदान करने के लिए तैयार हो। एक आदमी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दाढ़ी वाला उस पर गोली चला देता है। फिर वो सब लोगों को पकड़कर वापस ले जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जिस आदमी को गोली लगी थी वो अचानक उठ बैठता है। असल में गोली सिर्फ उसके हाथ में लगी थी। वो संभल कर उठता है, जमीन से हथौड़ा उठाता है और धीरे धीरे उस जगह पहुंचता है जहां कप्तान को कैद किया गया है। वहां सिर्फ 2 साधारण लोग पहरा दे रहे होते हैं। वो दोनों को मारकर बेहोश कर देता है और दरवाजा खोल देता है। अंदर कई लोग बंद होते हैं, ज्यादातर वो जो बागियों का साथ नहीं देना चाहते थे। वो आदमी सबको बताता है कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं और उन्हें उस लड़के को बचाना होगा। उधर बाहर एक बूढ़ी औरत चिल्लाकर कहती है कि वही लड़का सबकी आत्मा खा रहा है। वो लोगों को भड़काती है कि अगर इस बदकिस्मती से बचना है तो उस लड़के को समुद्र में बलि चढ़ाना होगा। उसकी बात सुनकर भीड़ और ज्यादा भड़क जाती है। सब चिल्लाने लगते हैं उसे जहाज से नीचे फेंक दो। तभी कप्तान और उसके लोग वहाँ पहुँचते हैं। मोरा जोर से कहती है कि इन मौतों का उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बूढ़ी औरत सबको उकसाती रहती है और फिर दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पूरा डेक जंग का मैदान बन जाता है। इसी अफरा तफरी में मोरा की नजर उस छोटे लड़के पर पड़ती है। वो उसकी तरफ दौड़ती है उसे बचाने के लिए, लेकिन देर हो चुकी होती है। वो बूढ़ी औरत उस लड़के को उठाकर सीधे समुद्र में फेंक देती है। अब जब लोगों को लगता है कि खतरा खत्म हो गया है तो लड़ाई भी रुक जाती है। दोनों पक्ष अलग अलग जाकर बैठ
जाते हैं। मोरा एक कोने में बैठकर खुद को दोष देने लगती है। तभी डैनियल उसके पास आता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। मोरा को अब भी डैनियल पर शक होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो आदमी आखिर है कौन। तभी कप्तान फिर से मोरा के पास आता है। वो उसे अलग ले जाकर प्रोमीथियस की यात्री सूची दिखाता है और पूछता है उसका नाम उस लिस्ट में क्यों है। मोरा ये देखकर हैरान रह जाती है। उसे खुद भी यकीन नहीं होता। कप्तान उससे पूछता है वो आखिर है कौन। तभी अचानक पीछे रखी एक अलमारी से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और फिर जो होता है वो और भी चौंकाने वाला होता है। जिस लड़के को अभी अभी समुद्र में फेंका गया था वो उसी अलमारी के अंदर से बाहर निकल आता है। वो सीधे मोरा के पास जाता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। जो दृश्य अभी सबके सामने था वो ऊपर से तो बहुत भावुक लगता है। एक छोटा लड़का मोरा को गले लगा रहा है, लेकिन बाकी लोगों को ये सब बेहद अजीब और डरावना लग रहा होता है। थोड़ी ही देर बाद मोरा अचानक होश में आती है। वो सोचने लगती है क्या अभी जो कुछ हुआ वो सब सिर्फ एक सपना था। तभी डैनियल कहता है कि मोरा अचानक बेहोश हो गई थी और उस लड़के को फिर से बंद कर दिया गया है। ये सुनते ही मोरा तुरंत उसे बाहर निकालने दौड़ती है, लेकिन कप्तान उसे रोक देता है। वो कहता है जिस लड़के को समुद्र में फेंका गया था उसका जिंदा बचना नामुमकिन है। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर वो मोरा से सवाल करता है क्या वो कुछ छुपा रही है, क्योंकि उसका नाम उस जहाज की लिस्ट में होना कोई आम बात नहीं है। मोरा कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन अलमारी के अंदर से आती जोर जोर की आवाज उसे बेचैन कर देती है। वो सीधे उस अलमारी के पास जाती है और तभी एक हैरान कर देने वाला नजारा सामने आता है। ऐसा लगता है जैसे समय और जगह दोनों रुक गए हों। सब कुछ एकदम स्थिर हो जाता है। मोरा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जमीन पर पड़ी एक गोली को देखती है। वो हाथ बढ़ाकर उस गोली को उठा लेती है जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। वो आसपास खड़े लोगों को देखती है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी फिर से अलमारी के अंदर से आवाज आती है और मोरा को याद आता है कि लड़का अभी भी अंदर बंद है। वो तुरंत अलमारी खोल देती है। अब सवाल ये है क्या ये सब उसी लड़के की वजह से हो रहा है। जैसे ही लड़का बाहर आता है मोरा उससे पूछती है ये सब क्या है, लेकिन लड़का कुछ नहीं बोलता, बस उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से बाहर ले जाता है। अचानक पूरे जहाज में तेज अलार्म बजने लगता है और फिर जो होता है वो और भी खौफनाक है। ज्यादातर लोग जैसे किसी अजीब असर में आ जाते हैं। उनकी आंखें खाली हो जाती हैं और वो बिना कुछ सोचे समझे चलने लगते हैं। एक महिला अपनी बेटी की आवाज सुनती है। वो पलट कर देखती है, लेकिन अगले ही पल वो सीधे रेलिंग पार करके समुद्र में कूद जाती है। मोरा ये देखकर दंग रह जाती है और फिर एक एक करके कई लोग बिना सोचे समझे समुद्र में कूदने लगते हैं। पूरा दृश्य इतना डरावना होता है जैसे सब लोग खुद ही मौत की तरफ जा रहे हों। उधर छोटा लड़का मोरा को अपने कमरे में ले जाता है। वो बिस्तर हटाता है और नीचे छिपा एक गुप्त दरवाजा खोलता है। फिर वो चुपचाप उस रास्ते के अंदर उतर जाता है। मोरा भी पीछे पीछे जाती है और देखती है कि लड़के के हाथ में वही हरा कीड़ा है। कीड़ा अचानक तेजी से एक दिशा में बढ़ता है और जैसे ही वो आगे जाता है एक नया रास्ता खुल जाता है। लड़का उसके पीछे पीछे चल देता है और मोरा भी मजबूरी में उसके पीछे जाती है। अंदर एक अजीब सुरंग बन चुकी होती है। मोरा बिना रुके उसमें आगे बढ़ती है और जब वो बाहर निकलती है तो वो खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाती है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई हो। अब साफ हो जाता है कि वो हरा कीड़ा उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, यानी वो समय और जगह के बीच रास्ता खोलता है। लेकिन तभी मोरा देखती है कि लड़का कहीं गायब हो चुका है। दूर उसे एक बड़ा सा घर दिखाई देता है और वो वहाँ जाने का फैसला करती है। उधर जहाज पर डैनियल जल्दी जल्दी मोरा के कमरे में पहुँचता है और जैसे ही वो खुला हुआ गुप्त रास्ता देखता है वो गुस्से में कुछ कहता है और तुरंत अंदर कूद जाता है। लेकिन इस बार वो रास्ता बंद हो चुका होता है। डैनियल तुरंत अपना अजीब उपकरण निकालता है और कुछ सेटिंग्स बदलता है। कुछ ही पल में वो रास्ता फिर से खुल जाता है। वो तेजी से अंदर घुसता है और बाहर निकलते ही दूर उस लड़के को देख लेता है। इस बार वो छोटा लड़का पहली बार बोलता है। उनकी बातचीत से ये पता चलता है कि मोरा ने सच में अपनी कुछ यादें खो दी हैं और डैनियल किसी ऐसे इंसान को रोकना चाहता है जो बार बार इस पूरी घटना को फिर से शुरू कर देता है, यानी एक नया चक्र शुरू होने वाला है। अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। ऐसा लगता है कि ये जहाज जिस दुनिया में है वो असली दुनिया ही नहीं है। जब मोरा उस बड़े घर के अंदर जाती है तो देखती है कि पूरा कमरा खाली है और बीच में सिर्फ एक अजीब सी कुर्सी रखी हुई है। ये वही जगह होती है जो वो बार बार अपने सपनों में देखती रही है, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी याद नहीं आता। तभी पीछे से एक आदमी की आवाज आती है। मोरा मुड़कर देखती है और सामने उसका अपना पिता खड़ा होता है। वो गुस्से में पूछता है तुमने वो चीज कहाँ छुपाई है। मोरा समझ ही नहीं पाती कि वो किस चीज की बात कर रहा है। तभी अचानक दो लोग आते हैं और मोरा को पकड़कर उस कुर्सी पर बैठा देते हैं। फिर उसे एक अजीब सा इंजेक्शन दिया जाता है। जब मोरा होश में आती है तो वो खुद को फिर से जहाज पर पाती है। वो अपनी कलाई पर पड़े निशान देखती है और समझ जाती है कि जो कुछ अभी हुआ वो सपना नहीं हकीकत थी। अब वो तुरंत कप्तान के पास जाती है, लेकिन कप्तान अब उस पर शक करने लगा है। एक तो उसका नाम उस लिस्ट में था और दूसरा वो उस लड़के के साथ अचानक गायब कैसे हो गई। मोरा कहती है कि उसे कुछ बातें समझ में आई हैं, लेकिन सच बहुत ही अजीब और पागलपन जैसा है। कप्तान उसे एक शांत जगह पर ले जाता है ताकि वो आराम से सब समझा सके।
मोरा बताती है फ्रैंकलिन उसकी माँ का सरनेम है और उसका असली नाम मोरा सिंगलेटन है। उसका पिता वही है जो इस जहाज कंपनी का असली मालिक है। मोरा को शक है कि उसका पिता इन जहाजों के बहाने लोगों पर दिमाग से जुड़े खतरनाक प्रयोग कर रहा है। शायद उसके भाई को ये सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए उसने मोरा को न्यूयॉर्क में मिलने के लिए बुलाया था। मोरा कहती है कि उसे 4 महीने पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए था, यानी हो सकता है कि वो सच में प्रोमीथियस जहाज की यात्री रही हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि उसे उस पूरे समय की कोई याद ही नहीं है। तभी उसकी नजर मेज पर रखे हरे कीड़े पर पड़ती है। वो तुरंत उसे एक गिलास से ढक देती है और फिर एक डिब्बे में बंद कर देती है। उसे भले ही ये समझ नहीं आता कि ये कैसे काम करता है, लेकिन उसने उस लड़के को इसका इस्तेमाल करते देखा था। जब वो उस कीड़े को एक गुप्त दरवाजे के पास रखती है तो वो कीड़ा धीरे धीरे दीवार के पार चला जाता है और अचानक एक नया रास्ता खुल जाता है। मोरा बिना समय गंवाए उस रास्ते में घुस जाती है और कप्तान भी उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन इस बार वो जगह पहले से अलग होती है। तभी कप्तान कुछ ऐसा देखता है कि वो घबराकर आगे भागने लगता है। मोरा उससे पूछती है क्या वो जानता है ये जगह क्या है। कप्तान दुख भरी आवाज में कहता है ये मेरा घर है, वही घर जहां उसकी पत्नी और बच्चे आग में जलकर मर गए थे। वो अब भी उस दर्द को भूल नहीं पाया है, लेकिन सवाल ये है अभी कुछ देर पहले वो दोनों जहाज पर थे तो फिर यहाँ कैसे पहुंच गए। उधर दूसरी तरफ डैनियल अपने उपकरण से जहाज को कंट्रोल कर रहा होता है। कुछ सेटिंग्स बदलने के बाद वो उस अजीब आवाज को बंद कर देता है। डेक पर खड़ी एक महिला जो कूदने वाली थी अचानक होश में आ जाती है और उसे समझ ही नहीं आता कि वो वहां कैसे पहुंची। इसी के साथ मोरा और कप्तान भी वापस जहाज पर आ जाते हैं। जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि 1000 से ज्यादा लोगों में से अब सिर्फ कुछ ही बचे हैं। तभी मुख्य अफसर कप्तान को कंपनी का एक मैसेज दिखाता है। उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे होते हैं, जहाज डुबो दो। अब सवाल ये उठता है क्या उन्हें प्रोमीथियस जहाज को डुबाना होगा ताकि ये सब खत्म हो जाए। तभी अचानक डैनियल सामने आता है और कहता है ये आदेश प्रोमीथियस के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। वो बताता है कि अगर जहाज पर मौजूद सभी लोग मर जाते हैं तो ये पूरा चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। अपनी बात साबित करने के लिए वो सबको नीचे ले जाता है, जहाँ वे देखते हैं कि जहाज की दीवारों पर अजीब काले क्रिस्टल फैल रहे हैं जो धीरे धीरे हर जगह छा रहे हैं। डैनियल सबको चेतावनी देता है इन्हें छूना मत और जहाज को तुरंत आगे बढ़ाना जरूरी है, वरना सब मर जाएंगे। अब अमीर और गरीब सबको मिलकर काम करना पड़ता है ताकि जहाज को फिर से चलाया जा सके। इसी दौरान मोरा कप्तान के साथ फिर से उसी गुप्त रास्ते से उस दूसरी दुनिया में पहुंचती है। वहां उसके पिता नहीं होते, लेकिन जब कप्तान खिड़की खोलता है तो वो देखकर चौंक जाता है। खिड़की के बाहर जो दिख रहा होता है वो कोई बाहर की दुनिया नहीं बल्कि खुद जहाज का ही हिस्सा होता है। ये देखकर दिमाग सुन्न हो जाता है। मोरा भी पास जाकर लकड़ी के तख्ते हटाने लगती है ताकि वो सच को और साफ देख सके। दीवार के पीछे कोई दूसरी दुनिया नहीं बल्कि सिर्फ जहाज का बाहरी लोहे का ढांचा होता है। यानी क्या वो लोग कभी इस जहाज से बाहर निकले ही नहीं। अब सच्चाई धीरे धीरे खुलने लगी है। असल में ये पूरी दुनिया एक वर्चुअल सिस्टम है, एक नकली दुनिया जिसमें ये सब लोग फंसे हुए हैं। सच्चाई जानने के लिए मोरा खुद इस सिस्टम के अंदर जाकर वजह ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो वापस नहीं आ पाती क्योंकि सिस्टम को किसी ने अपडेट करके बदल दिया है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा और मोरा का उस पर कंट्रोल भी खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, उसकी पुरानी यादें भी मिटा दी जाती हैं और उसे एक नई पहचान दे दी जाती है, एक साधारण अकेली लड़की की। लेकिन मोरा ने पहले से ही एक चाल चल रखी थी। उसने अपने लिए एक कुंजी और संकेत छुपा कर रखा था जिसकी मदद से वो कभी भी इस नकली दुनिया से बाहर आ सकती थी। लेकिन ये बात सिस्टम के अंदर मौजूद एक और ताकत को पता चल जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पिता होता है। असल में मोरा ने पहले अपने पिता का कोड इस सिस्टम में डाला था, लेकिन लगातार अपडेट्स के कारण वो कोड अब खुद सोचने समझने लगा है, यानी उसमें खुद की चेतना आ गई है। अब उसका पिता भी इस वर्चुअल दुनिया में फंस चुका है और वो उस कुंजी और संकेत को हासिल करना चाहता है ताकि खुद असली दुनिया में वापस जा सके। उसके पास अब सिस्टम को थोड़ा बहुत बदलने की ताकत भी आ चुकी है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो इस सिस्टम के नियमों में नहीं बंधी, मोरा का बेटा। वो लड़का इस सिस्टम के नियमों से पूरी तरह आजाद है, इसलिए वो कई बार ऐसी चीजें कर पाता है जो बाकी कोई नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि मोरा की यादें मिटा दी गई हैं, वो अपने ही बेटे को पहचान नहीं पाती। हर बार जब सिस्टम फिर से शुरू होता है तो जहाज लंदन से न्यूयॉर्क की यात्रा पर निकलता है और इस दौरान मोरा का पिता उस कुंजी और संकेत को ढूंढने की कोशिश करता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो जैसे ही मोरा अपने मंजिल तक पहुंचती है वो असली दुनिया में जाग सकती है। लेकिन अगर वो कुंजी नहीं मिलती तो सिस्टम में एक और नियम लागू हो जाता है। जैसे ही ज्यादातर लोग मर जाते हैं पूरा सिस्टम क्रैश होकर फिर से शुरू हो जाता है, यानी एक नया चक्र, एक नई शुरुआत। मोरा का पिता बार बार इसी चक्र का इस्तेमाल करता है ताकि वो हर बार उसे फिर से फंसा सके और कुंजी हासिल कर सके। बाकी सभी यात्री भी इस चक्र में फंसकर बार बार वही सब झेलते रहते हैं। शायद मोरा बहुत
लंबे समय से इसमें फंसी हुई थी। इसीलिए उसके पति डैनियल को शक हुआ और फिर उसने भी अपना कोड इस सिस्टम के अंदर भेज दिया। वो अपनी पत्नी को इस नकली दुनिया से बाहर निकालना चाहता था, क्योंकि शुरुआत में यह सिस्टम मोरा और डैनियल ने मिलकर ही बनाया था। भले ही अब सिस्टम कई बार अपडेट हो चुका हो, लेकिन उसकी मूल संरचना अभी भी वही है। इसलिए डैनियल ने कोड में बदलाव करके प्रोमीथियस जहाज के जरिए फिर से सिस्टम में एंट्री ली। लेकिन क्योंकि मोरा की यादें बदल दी गई थीं, वो डैनियल को पहचान नहीं पाती। डैनियल की ताकत भी सीमित थी और ऊपर से मोरा का पिता हर बार उसकी योजना बिगाड़ देता था। इसीलिए डैनियल बस एक ही कोशिश कर सकता था, किसी तरह मोरा की यादें वापस दिलाना। हालांकि मोरा ने बहुत अजीब और डरावनी घटनाएं देखी, फिर भी उसकी यादें पूरी तरह वापस नहीं आई। लेकिन अब उसे यकीन होने लगा था कि ये दुनिया असली नहीं है। तब डैनियल उसे एक अहम बात बताता है। इस जगह से बाहर निकलने के लिए दो चीजें चाहिए, एक कुंजी और एक संकेत। मोरा को अपने हार नेकलेस में एक चाबी मिलती है, जो सच में इस वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलने की कुंजी होती है, और संकेत होता है वो रहस्यमयी पिरामिड जो छोटे लड़के के पास है। वो लड़का कई बार ये पिरामिड मोरा को देता है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाती कि इसका मतलब क्या है। इसी दौरान मोरा का पिता हर वक्त उस पर नजर रख रहा होता है। जैसे ही वो चाबी निकालती है, वो तुरंत अपने लोगों को आदेश देता है, पहले उस लड़के को पकड़ो, फिर पिरामिड हासिल करो और फिर मोरा को धमकी देकर उससे चाबी ले लो। साथ ही एक और नया चक्र शुरू करने की तैयारी भी कर लो। मोरा के पिता की चालों से परेशान होकर डैनियल आखिरकार बड़ा कदम उठाता है। वो एक वायरस का इस्तेमाल करके सीधे पूरे सिस्टम में घुस जाता है। उसका मकसद सिर्फ एक है, किसी भी तरह मोरा को जबरदस्ती जगा देना। लेकिन ये कदम काफी खतरनाक था, क्योंकि ये वायरस कंट्रोल में नहीं था। जैसे जैसे सिस्टम में गड़बड़ी बढ़ती है, पूरा माहौल बदलने लगता है और बाकी सभी यात्री भयानक भयानक भ्रम हेलुसिनेशन देखने लगते हैं। हर किसी के लिए ये एक डरावना सपना बन जाता है। उधर मोरा का पिता समझ जाता है कि हालात हाथ से निकल सकते हैं, इसलिए वो जल्दी से अपने लोगों को भेजकर मोरा को पकड़वा लेता है और आखिरकार उससे चाबी भी हासिल कर लेता है। इस समय मोरा को अब भी लगता है कि ये सब उसके पिता की साजिश है, लेकिन पिता उल्टा उसी पर इल्जाम लगाता है। वो कहता है कि ये पूरा सिस्टम, ये अनंत चक्र, सब कुछ मोरा की ही वजह से बना है। अब स्थिति उलटी हो चुकी है। मोरा सोचती है कि उसका पिता विलेन है और उसका पिता मानता है कि असली गुनहगार मोरा ही है। लेकिन अब उसके पास चाबी आ चुकी है, इसलिए वो तय करता है कि वो बाकी लोगों के साथ इस वर्चुअल दुनिया से बाहर निकल जाएगा और मोरा को हमेशा के लिए इसी चक्र में फंसा छोड़ देगा। लेकिन यहीं पर खेल पलट जाता है। जैसे ही मोरा की आंख खुलती है, वो जहाज पर नहीं होती, क्योंकि डैनियल ने पहले ही सिस्टम को तोड़ दिया था। पूरा जहाज वाला सिमुलेशन अब क्रैश हो चुका था। उधर जब पिता पिरामिड में चाबी लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो कुछ भी नहीं होता, सब बेकार। वो समझ जाता है किसी ने कोड बदल दिया है और वो कोई और नहीं, डैनियल है। इसी बीच मोरा एक जगह पहुंचती है जहां एक क्रॉस सलीब के नीचे एक कमरा होता है। अंदर जाने पर वो देखती है वहां उसकी, डैनियल और उनके बच्चे की फोटो रखी है। यानी सच्चाई अब सामने है। कुछ देर बाद डैनियल भी वहां पहुंच जाता है। वो मोरा को बताता है उसने संकेत और चाबी दोनों को बदल दिया है। अब नया पिरामिड अलग है और असली चाबी है उनकी शादी की अंगूठी। डैनियल मोरा से कहता है तुम्हें हर हाल में जागना होगा, क्योंकि असली कंट्रोल अब उसके पिता के पास नहीं है, बल्कि उसके भाई के पास है। अब पूरा राज खुलता है। ये सिस्टम असल में मोरा और डैनियल ने मिलकर बनाया था अपने बेटे की याद में। लेकिन जब मोरा इसमें आई तो उसके भाई ने इस सिस्टम पर कब्जा कर लिया। उसने इसे अपग्रेड किया और इसे स्पेस ट्रैवल में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी जो लोग लंबे समय तक सोए रहते हैं हाइबरनेशन में, उन्हें इस वर्चुअल दुनिया में रखा जाता है ताकि वो एक अलग जिंदगी जी सकें। इस गेम में एक नियम है, सब लोग अपनी असली यादें भूल जाते हैं ताकि अनुभव असली लगे। इसी वजह से मोरा भी सब कुछ भूल चुकी थी। डैनियल बताता है कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा जटिल है, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी है मोरा का जागना। और आखिरकार नई चाबी और नए संकेत की मदद से मोरा असली दुनिया में जाग जाती है। लेकिन जागने के बाद जो वो देखती है वो और भी चौंकाने वाला है। वो अंतरिक्ष स्पेस में है, चारों तरफ लोग कैप्सूल में सोए हुए हैं और वो सब भी उसी वर्चुअल गेम का हिस्सा थे। असल में ये सब एक स्पेस मिशन था जहाँ लोग लंबे सफर के दौरान इस सिस्टम में जी रहे थे, लेकिन पिता की छेड़छाड़ की वजह से सब इसमें फंस गए। अंत में मोरा को अपने भाई का एक मैसेज मिलता है जिसमें प्रोमीथियस प्रोजेक्ट का जिक्र होता है और उसे असली दुनिया में वापस आने पर स्वागत किया जाता है। लेकिन क्या ये सच में रियल वर्ल्ड है या फिर ये भी एक और लेयर है, एक और भ्रम? इसका जवाब अभी बाकी है।